हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएसपी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अभिषेक, आपकी केमिस्ट्री का टीचर, आपका मेंटर, आपका फ्रेंड। आई होप आपके अभी तक के जितने भी सेशन थे वो क्लियर है। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं नीट 2023 की सीरीज के अंदर, प्रेजेंट सीरीज के अंदर आइसोमेरिज्म सेशन का नाम है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बिल्कुल स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आता है। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर है बच्चों तो अच्छे आपके 4 से 8 नंबर, 1 से 2 क्वेश्चन इस पे आता है और वो आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर आप जेई एस्पिरेंट है तो आप भी ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आप नीट एस्पिरेंट है उसके लिए ये वीडियो तो बनाया गया ही है। तो इसमें सारे कंसेप्ट मैंने कवर किए हैं, तो आज तक आपका आइसोमेरिज्म को लेके जो भी डाउट होगा वो सारा क्लियर होगा। तो बिना आपका और मेरा टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म, और सेशन खत्म होते होते आपको इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, अब सर आइसोमेरिज्म होता क्या है? आइसोमेरिज्म इज द फिनोमेना इन विच मोर देन वन कंपाउंड इज हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। एक ऐसा फिनोमेना जिसमें एक या एक से अधिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, बट उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। आइसोमेरिज्म बहुत सारे टाइप्स का होता है। बेसिकली आइसोमेरिज्म को अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर, एक स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर में बच्चों अपन बहुत सारे आइसोमर पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या क्या आपको पढ़ाने वाला हूं, पहले अपन पढ़ेंगे चेन आइसोमर। ठीक है बच्चों, स्ट्रक्चर के अंदर। दूसरा अपन पढ़ेंगे चेन के बाद पोजीशन आइसोमर। फिर पढ़ेंगे अपन तीसरा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर या फंक्शनल आइसोमर्स भी कहते हैं इसको। ठीक है, फिर पढ़ेंगे टॉटोमेरिज्म या मेटामेरिज्म। फिर पढ़ेंगे टॉटोमेरिज्म। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या पढ़ेंगे, रिंग चेन। क्या पढ़ेंगे बच्चा पार्टी? सर रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये तो मेरे किसके, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट। स्टीरियो में बेसिकली स्टीरियो आइसोमेरिज्म में या स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो चीज पढ़ाऊंगा आपको, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ाऊंगा और एक ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ाऊंगा। इसमें थोड़े बच्चों को डाउट होता है, आज मेरी क्लास अटेंड कर लेंगे, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक पढ़ाऊंगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, अगर ये क्लियर नहीं है तो लिख देता हूं, और एक पढ़ाऊंगा ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और एक पढ़ेंगे अपन ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सर। अब बात करते हैं सबसे पहले अपना स्ट्रक्चरल आइसोमर का पहला पार्ट, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है बच्चों, यहां एक एक चीज में लिखता जाता हूं, बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चेन आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है बच्चा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों क्या होता है सर, सेम होता है, बट क्या डिफरेंस होता है, पेरेंट चेन के अंदर डिफरेंस होता है। अभी समझाएंगे विद एग्जांपल। किसमें डिफरेंस होता है सर, पेरेंट चेन के अंदर डिफरेंस होता है। ठीक है, पेरेंट चेन क्या करती है, डिफर करती है, डिफरेंस होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, वन बाय वन सारा डाउट अपन नोट्स भी आपके साथ के साथ में बनाता जाऊंगा, तो चिंता मत करिएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, पेरेंट चेन क्या होती है, डिफर करती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं C4H10। जैसे एग्जांपल लेते हैं C4H10। देखो बच्चों, मैं एग्जांपल ले रहा हूं C4H10। ठीक है, अब C4H10 का ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसके स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखो 1 2 3 और ये 4, ये स्ट्रेट मैंने कार्बन चेन बना दी है, 4 कार्बन है इसके अंदर। अब इसकी जगह मैं ऐसे बनाऊं फॉर एग्जांपल। अब बच्चा इसमें हाइड्रोजन काउंट करो, अगर आपको डाउट है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10। इसमें काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब इसकी पेरेंट कार्बन की चेन, मतलब मेन चेन काउंट करिए, ग्रीन कलर से बना रहा हूं, 1 2 3 4। पेरेंट चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने, 4 कार्बन है। इसके अंदर काउंट करो 1 2 3, या और की भी किसी तरीके से कर सकते हो। तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन है सर, 3 कार्बन है। मतलब सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन क्या है, अलग अलग है। तो ये दोनों आपस में क्या हुए बच्चा पार्टी, चेन आइसोमर हुए। क्या हुए, चेन आइसोमर। तो इस पॉइंट को नोट कर लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इससे। क्लियर है? ठीक है, इसका अगर अब इसका नाम करो, इसका नाम क्या करोगे, ब्यूटेन या नॉर्मल ब्यूटेन। इसका नाम करोगे तो क्या कहोगे, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो नाम भी क्या हो गया, अलग अलग हो गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब अपन पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर में क्या होता है बच्चों, इसमें 3 पॉइंट अपन को ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट तो वही रहेगा कॉमन, क्या रहेगा सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। क्या रहेगा बच्चा पार्टी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा, पहला पॉइंट। ठीक है सर। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, पेरेंट चेन भी सेम रहेगी। क्या रहेगी, पेरेंट कार्बन की जो चेन है या पेरेंट चेन जो है वो भी क्या रहेगी, सेम। क्यों सर, अगर यहीं डिफर कर जाता तो वो क्या हो जाता, चेन हो जाता या नहीं हो जाता। अब ये 2 पॉइंट क्लियर है, बिल्कुल। अब इसमें अलग क्या होता है, इसमें अलग होता है पोजीशन। किसकी, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। पोजीशन ऑफ व्हाट, फंक्शनल ग्रुप क्या होती है, चेंज होती है। अभी पढ़ेंगे ये बात।
फंक्शनल ग्रुप, बहुत ध्यान से देना। और फंक्शनल ग्रुप भी कौन से फंक्शनल ग्रुप? दैट आर नॉट कंटेनिंग कार्बन, नॉट कंटेनिंग कार्बन वाले, दैट डू नॉट कंटेन कार्बन, नॉट कंटेनिंग कार्बन, ठीक है, वो वाले फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल सर ऐसे फंक्शनल ग्रुप का, एग्जाम्पल देखो NO2, एग्जाम्पल NO2, इसमें कार्बन है नहीं, इसकी पोजीशन वेरी करेगी। दूसरा OH, ठीक है। तीसरा हेलोजन ग्रुप एटसेट्रा, ऐसे और भी ग्रुप ले सकते हो, अमाइन वगैरह। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन की पोजीशन क्या होनी चाहिए? डिफर होनी चाहिए। क्या होती है बच्चा पार्टी? इनकी पोजीशन क्या होती है? डिफर करनी चाहिए या चेंज होनी चाहिए। अभी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, सब चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। क्या होनी चाहिए? डिफर होनी चाहिए, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, पेरेंट चेन क्या रहती है? सेम रहती है, बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या करता है? वेरी करता है या चेंज होता है। अभी समझाता हूं, देखो एग्जाम्पल के साथ। देखो एग्जाम्पल देखना, देखो मैंने बोला 1 2 3, 1 2 3 और एक, हाँ ठीक है, 3 कार्बन और इस पे मान लो OH अटैच कर दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है बच्चों, बिल्कुल सर। और दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं, 1 2 3, अब यहां पर OH लगा दिया। अब इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, सबसे पहला स्टेप क्या करना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला काउंट करो। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कार्बन कितने हैं? 3, ठीक है, 3 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 कार्बन, 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यही है ना फॉर्मूला? बिल्कुल सर। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1 2 3 हाइड्रोजन, 3 6 7 8, 8 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सर सेम है। पोजीशन, नंबर ऑफ कार्बन चेन, भाई कार्बन चेन जो पेरेंट कार्बन चेन इसकी क्या ये होगी या नहीं होगी? बिल्कुल। इसमें 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन है पेरेंट चेन में, पीसी में क्या है? 3 कार्बन, इसमें काउंट करो भाई सर, इस तरीके से होगा 1 2 3, अरे वाह, इसमें भी 3 कार्बन है, ठीक है सर। इसका मतलब ये चेन आइसोमर नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं OH ग्रुप। OH ग्रुप की पोजीशन इसमें क्या है बच्चा? सर ये है 1 कार्बन पे है, क्या है? 1 कार्बन पे, और इस पे क्या है? 2 कार्बन पे है। इसमें जो OH है, OH जो है वो 1C पे है, फर्स्ट कार्बन पे है, और इसमें जो OH है वो कहां पर है बच्चा? 2 कार्बन पे, 2C पे है। मतलब पोजीशन ऑफ कार्बन फंक्शनल ग्रुप क्या हो गई? चेंज हो गई, इसलिए ये क्या हुए? फंक्शनल आइसोमर हुए। नोट कर लो इस बात को, इसलिए क्या हुए बच्चा पार्टी? फंक्शनल आइसोमर हुए। कोई भी डाउट है तो बताइए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इसको एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखो एक थोड़ा सा एक और एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको, एक और एग्जांपल समझाता हूं, देखिए इसको क्लियर करेंगे फिर, ठीक है। इससे आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 1 2 3 और COOH, एक कंपाउंड ले रहा हूं A, ठीक है बच्चों, और एक ले रहा हूं ये 1 2 3 और यहां ले रहा हूं COH। अब इस बार जो मैं फंक्शनल ग्रुप ले रहा हूं उसमें कार्बन कंटेन करता है, ठीक है बच्चों। ये ले लिया मैंने B, ओके। अब आपको बताना है ये कौन सा है, चेन है या पोजीशन है। अब देखो इसमें काउंट करो नंबर ऑफ, इसका फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला क्या है? सेम है, फॉर्मूला निकाल लेना, निकाल लिया सर। इसके अलावा दूसरी बात क्या काउंट करनी? नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। क्या इसके अंदर पेरेंट चेन ये बनेगी या नहीं बनेगी? बिल्कुल, 1 2 3 4 नंबरिंग ये होगा। तो पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन होंगे? इसमें 4 कार्बन होंगे, ठीक है सर। इधर आ जाओ, क्या इसका ये वाली चेन बनेगी? बिल्कुल, या कोई और इस तरफ वाली बना सकते हो, 1 2 3। इसमें पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। अगर पेरेंट चेन के कार्बन ही वेरी कर गए, चेंज कर गए, तो ये कौन से आइसोमर हुए? सर चेन हो गए। कौन से आइसोमर हुए? चेन आइसोमर, ना कि पोजीशन। क्लियर है? तो क्यों कार्बन कंटेनिंग वाले नहीं रखते हैं? चेक कर लो, कोई भी डाउट है तो, कोई भी डाउट है तो प्लीज चेक इट आउट, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, यहां तक हो गया। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कौन से होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, COH, CHO, CONH2, COR, ऐसे, ठीक है। अब अगला है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म देखो बहुत अच्छा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मेटामेरिज्म में क्या होता है बच्चों? वही पहला पॉइंट तो सब में सेम रहेगा। क्या है पहला पॉइंट? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। क्या रहता है बच्चा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहता है सर? सेम रहता है, दोनों कंपाउंड या तीनों कंपाउंड या जिन भी सेट ऑफ कंपाउंड्स की अपन बात कर रहे हैं। चेंज क्या होता है? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। जो चेंज होता क्या है कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा है, उसके दोनों तरफ जो ग्रुप्स ऑफ एटम लगे हैं वो डिफर करे, कैसे? अरेंजमेंट में। तो लिख लो डिफरेंट अरेंजमेंट, लिख लो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, या ग्रुप ऑफ एटम्स भी बोल सकते हो, ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स ऑन टू साइड्स, ऑन दी टू साइड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑन दी टू साइड्स। अभी एग्जांपल के साथ समझेंगे। ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोनों पॉइंट नोट कर लो, दिख रहा है ना सबको? विजिबल है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो एक बार। ऑन दी टू साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इसको एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है।
क्लियर है बच्चों, कोई भी डाउट यहां तक? ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। देखो मेटामेरिज्म का एग्जाम्पल देखो, मैंने क्या लिया, एक तरफ लिया C2H5O C2H5 C2H5O C2H5, ठीक है सर, ठीक है। अब एक तरफ ये ले रहा हूं, मान लो CH3O CH2 CH2 CH3, देखना एक तरफ ये ले लिया, क्लियर है। अब देखिए इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है सर, ये रहा फंक्शनल ग्रुप, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप क्या है सर, ये रहा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ नंबर ऑफ दोनों तरफ चेक करो, इधर क्या है C2H5 लगा हुआ है, इसके राइट में क्या लगा हुआ है, कोई और ग्रुप लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, बिल्कुल है या नहीं है, बिल्कुल। डिफरेंट अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट बिल्कुल है। इधर देखो, इधर पेरेंट कार्बन में कितने पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। इसमें पेरेंट कार्बन में कितने कार्बन है सर, 1 कार्बन है। तो इसके लेफ्ट में और इसके लेफ्ट में अलग अलग है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, इसके राइट में और इसके राइट में भी अलग अलग अरेंजमेंट है। तो ये दोनों एक दूसरे क्या कहलाते हैं, मेटामर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मेटामर। नोट कर लो इसको, इस तरीके के ग्रुप, ठीक है। ये कीटोनिक ग्रुप में भी हो सकता है सेम, आप कीटोनिक ग्रुप में भी इसको कर सकते हो। इस कीटोनिक ग्रुप के राइट में और लेफ्ट में अगर दोनों साइड 2 या 2 से अधिक ग्रुप ऑफ एटम्स में ऐसा हो रहा हो तो क्या कहलाएंगे, मेटामर्स कहलाएंगे या मेटामेरिज्म कहलाएंगे। क्लियर है बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है, ओके। अब अगला पढ़ते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या है अगला, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जैसा नाम वैसा काम। इसमें क्या करना है, पहला पॉइंट अभी तक जो पढ़ा है वो कॉमन, क्या सर, फंक्शनल ग्रुप, वो सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा सर सेम, ओके क्लियर। दूसरा क्या अलग रहेगा, इसमें फंक्शनल ग्रुप अलग रहेगा। क्या रहेगा, अभी समझाते हैं। फंक्शनल ग्रुप अलग रहेगा, मतलब एक जगह अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप है, एक जगह अगर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है तो दूसरे जगह एल्डिहाइड हो, मतलब दोनों जगह सेम ना हो। एग्जाम्पल सर इसका बहुत ईजी एग्जाम्पल है, आइए करते हैं। देखो कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन, और यहां लगा दो फिर अल्कोहल, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। और अब मैंने लगा दिया यहां ये 1 2 3 1 2 3, ठीक है, यहां लगा दिया मैंने OH। चलो चेक करो क्या ये दोनों अलग है या नहीं है, चेक करो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सेम है। इसको इस तरीके से कर लो, इधर OH लिख लो और इधर लिख लो H, तो यहां लिख लो C। हाँ अब देखो इस जगह, दोनों जगह देखो, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो। इसका कितना है बच्चों, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सर C3H 1 2 3 4 5 6 H6O। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O। इधर इसका चेक करो, इसका कितना है, देखो 2 हाइड्रोजन इस पे लगे हुए हैं और 1 हाइड्रोजन इधर, 3 और 4 5 और 6, तो 6 हाइड्रोजन 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगेन सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट ये देखो फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा है, CHO। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, CHO, मतलब एल्डिहाइड CHO। और इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल, मतलब OH। फंक्शनल ग्रुप क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे क्या हुए, फंक्शनल आइसोमर्स हुए। क्या हुए बच्चा पार्टी, फंक्शनल आइसोमर्स। क्लियर है सबको, कोई भी डाउट है तो बताइएगा। फंक्शनल आइसोमर हुए, ठीक है। विजिबिलिटी प्रॉपर है ना, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। एक जगह क्या है, एक और एग्जांपल कर लो भाई, एक जगह एल्डिहाइड ले लिया, एक जगह कीटोन लेके भी कर सकते हो, तो भी वो क्या कहलाएंगे आपस में, फंक्शनल आइसोमर कहलाएंगे। क्लियर है बच्चों। अब नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट आइसोमर जिसे बोलते हैं अपन टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में होता क्या है बच्चों, टॉटोमेरिज्म में एक बात नोट कर लेना, इसमें होता है इंट्रामोलिक्यूलर, क्या होता है बच्चों, इंट्रामोलिक्यूलर H+ ट्रांसफर। क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर या H+ ट्रांसफर बोलते हैं बेसिकली। इंट्रामोलिकुलर होता है H+ का ट्रांसफर। फॉर एग्जांपल देखो समझाते हैं, मान लो मैंने एक मॉलिक्यूल लिया CH3 CO, यहां ले लिया CH3। क्लियर है बच्चों। अब इसके अंदर देखो CH3 CO CH3 में मैं इसको ऐसे लिख लूं तो कोई दिक्कत है आपको, बताइए। इस मॉलिक्यूल को मैंने इस तरीके से लिख लिया, देखो CH3 CO, यहां लिख दिया CH2 और इसको H ऐसे कर दिया, ठीक है बच्चों। कोई भी डाउट है, नहीं सर कोई भी डाउट नहीं। अब देखना इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है, ये जो प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है, H+ का ट्रांसफर होता है विद इन द मॉलिक्यूल। अब ये H+ यहां आ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाता है, यहां। तो अब इसका जो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर या टॉटो आइसोमर कैसा बन जाता है, कुछ इस तरीके से देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ O, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH2, ये तो है ही है। चेंजेस क्या हुए, ग्रीन कलर से बनाता हूँ चेंजेस, यहाँ एक H आ गया और यहाँ एक डबल बॉन्ड आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, इसका टॉटोमर। क्या कहलाएगा, टॉटोमर। इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या था, ONE,
कीटोन था। इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, एक तो इन फॉर डबल बॉन्ड और ऑल फॉर एल्कोहल, इनॉल। ये आपने कहां पढ़ा था, याद हो तो आप सब बच्चों ने, सर ये हमने पढ़ा था कहां, कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताएंगे इस तरीके की चीज आपने कहां पढ़ी थी। तो ये समझ में आया, टॉटोमरिज्म में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर H+ का ट्रांसफर होता है। क्या होता है, इंटरमोलिकुलर H+ का ट्रांसफर होता है। अब ये जो ट्रांसफर होता है ये किस तरीके से होता है, इसकी कंडीशन क्या होती है वो समझते हैं, ठीक है। तो पहला इंटरमोलिकुलर H+ ट्रांसफर या पहला टॉटोमेरिज्म, टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म को बोलते हैं 1,3 टॉटोमेरिज्म, या 1,3 सिस्टम भी बोलते हैं, 1,3 टॉटोमेरिज्म। देखो 1,3 टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, बहुत ध्यान से समझेंगे। अभी जो मैंने करा वो क्या था, 1,3 सिस्टम ही था ना। क्यों सर, इसके अंदर क्या था, देखो एक था CH3, एक था C, एक था O और एक था CH2 और यहां पर मैंने H लगा दिया। यहां सर ने क्या किया, यहां सर ने इस H का ट्रांसफर यहां किया और इस डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दिया। तो किस तरीके का स्ट्रक्चर बना सर, कुछ इस तरीके से, CH3 यहाँ C, यहाँ O, यहाँ ये एक सिंगल बॉन्ड CH2 और येलो कलर में जो चेंजेस है वो मैंने बना दिए थे। यहाँ H लिया आया था, यहाँ डबल बॉन्ड लिया आया था, बिल्कुल सर। अब इसके अंदर क्या हुआ था, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए टॉटोमेरिज्म की। देखो हमेशा फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन को 1 नंबर देंगे, बिल्कुल, इसको 2 और इसको 3, ठीक है, 1, 2 और 3। तो 1 और 3 के बीच में H का ट्रांसफर हुआ, इसलिए इसको 1,3 टॉटोमेरिज्म कहता है। 1 और 3 में H+ का ट्रांसफर हुआ, इसके लिए 1,3 टॉटोमेरिज्म कहते हैं। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन होनी चाहिए, एक तो होना चाहिए अल्फा कार्बन अवेलेबल होना चाहिए, वो भी कौन सा, sp3 वाला। कौन सा, sp3 वाला। दूसरा, इस अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, शुड बी प्रेजेंट। अगर ये दोनों चीजें हैं, शुड बी प्रेजेंट, तो मेरा क्या होगा, 1,3 टॉटोमेरिज्म होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्लियर है। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, अल्फा कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, दूसरा अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। कहां पर, उसी का अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन। क्लियर है ना बच्चों, हाँ सर क्लियर है। देखो ये क्या हुआ, कार्बन है तो ये कौन सा हुआ, ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो 1,3 टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। कोई भी डाउट है बच्चों को तो बताइएगा, ठीक है। दूसरा जो टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म आप पढ़ते हैं वो होता है 1,5। क्या होता है बच्चों, 1,5 टॉटोमेरिज्म। सेकेंड टॉटोमेरिज्म पढ़ते हैं 1,5 टॉटोमेरिज्म। अब क्या होता है बच्चों, कई बार थर्ड पोजीशन पे क्या होता है, sp3 की जगह क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो जाता है। एग्जांपल लेके समझाएंगे, चिंता मत करो। देखो एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, यहां मान लो मैंने लिख दिया CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, 1 2 3 और यहां लगा दो CO और यहां लगा दो H, ठीक है। अब इस पे देखो, अब इसके अंदर अगर मैं नंबरिंग करूं, देखो इसको 1 नंबर देंगे सर, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे, इसको 5 फॉर एग्जांपल। अब 1 और 3 में देखो, ये अगर मेरा फंक्शनल ग्रुप है तो ये क्या हो गया, अल्फा कार्बन हुआ या नहीं हुआ। अल्फा कार्बन क्या sp3 हाइब्रिडाइज है क्या, नहीं सर, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इस जगह 1,3 टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। अब कैसे होगा, इसमें क्या होता है, अब जो नेक्स्ट जो मेरा जो मेरा कार्बन sp3 होगा, जो नेक्स्ट कार्बन sp3 होगा, वहां H+ का ट्रांसफर होगा, वहां H+ का ट्रांसफर होगा। और ट्रांसफर होने के बाद क्या स्ट्रक्चर बनाएगा, देखो इस तरीके से, CH2, यहां क्या आ जाएगा, OH, यहां आ जाएगा CH, यहां आ जाएगा CH, यहां क्या आ गया, CO, सॉरी ये कैसे आएगा देखना, बहुत ध्यान से देखना। फिर ये H+ का ट्रांसफर कैसे होगा देखना, इधर से आएगा ना H+, इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा। तो देखो यहाँ CH2 है, ये H आके इधर लगेगा, तो यहाँ देखो CH, यहाँ CH, इधर देखना बहुत ध्यान से, C, ये O, ये H, और यहाँ तो H है ही ऑलरेडी। देखना अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड सर यहाँ शिफ्ट हो गया। अब ये यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, भाई ये हो गया। क्लियर है, कोई भी डाउट है देखो, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, इसे बोलते हैं क्या, 1,5 टॉटोमेरिज्म। इसमें डाइईन बनेगा, डाइईन और ऑल, इसे बोलते हैं डाइईनॉल। क्या बोलते हैं, डाइईन मतलब 2 डबल बॉन्ड और एक ऑल फॉर अल्कोहल। क्लियर है बच्चों। कैसे हुआ सर, अल्फा कार्बन थर्ड पोजीशन पे नहीं था तो मैं मूव करूंगा नेक्स्ट sp3 कार्बन पे, sp3 पे जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको यहां पे लिया आया सर और कर दिया। इसे बोलते हैं 1,5 टॉटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, 1,5 टॉटोमेरिज्म। कोई भी डाउट है तो बताइए। नहीं सर कोई डाउट नहीं है। अब देखो इसका एक एग्जांपल बताता हूं, 1-2 एग्जांपल करके दिखाता हूं और आपको बताऊंगा कि भाई आपको चेक करना है कि टॉटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा। देखो फॉर एग्जांपल ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया कुछ इस तरीके से, ये क्या है, साइक्लो कंपाउंड है,
ठीक है, यहां पर मैंने O लगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या यहां टॉटोमेरिज्म होगा? क्वेश्चन ये है कि टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे सर? वही ये फंक्शनल ग्रुप के साइड वाला कार्बन चेक करो, इस कार्बन पे क्या अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? बिल्कुल सर प्रेजेंट है। क्या ये कार्बन sp3 है? ये अल्फा कार्बन है सर, ये sp3 हाइब्रिडाइज भी है। अगर ये sp3 है तो इस पे अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन भी है, बिल्कुल दोनों चीज सेटिस्फाई कर रही है। तो क्या यहाँ 1,3 टॉटो होगा? यस, टॉटोमेरिज्म होगा, टॉटो एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? कोई भी डाउट है तो बताइए, ठीक है। और वेयरएज अगर मैं कुछ ऐसा एग्जांपल लूं, देखना, अगर कुछ ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना बच्चों। अब इस केस में देखो, इस केस में देखना, इस केस में देखना, इस केस में ये कार्बन है, बिल्कुल सर। चलो इससे करते हैं, ये कार्बन अल्फा कार्बन है, बिल्कुल सर अल्फा कार्बन है। इस पे क्या sp3 है? बिल्कुल सर sp3 है। बट इस पे अल्फा H नहीं है सर, यहाँ हाइड्रोजन नहीं, कार्बन कार्बन है बच्चों। इस वाले पे भी सेम अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है पर अल्फा कार्बन होगा, उससे काम नहीं चलेगा, तो इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा टॉटोमेरिज्म किस केस में होगा और किस केस में नहीं होगा। इसको नोट कर लो अच्छे से, इसको अच्छे से नोट कर लो बच्चों, ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लो। क्लियर है किस केस में टॉटोमेरिज्म होगा और किस केस में टॉटोमेरिज्म नहीं होगा? ओके, चलो अब तक नोट कर लिया तो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अगला है अपना टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। जैसा नाम वैसा काम, इसमें एक रिंग होती है और एक चेन होती है। इसमें भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए बच्चों? सर सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। जैसे इसमें भी दोनों पॉइंट लिख लो। रिंग चेन के अंदर क्या होता है? पहला पॉइंट सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहता है बच्चा पार्टी? सर सेम। ओके, नेक्स्ट पार्ट, एक रिंग होती है इसमें एंड एक क्या होती है? चेन। ऐसा आइसोमर को क्या कहते हैं? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, ये एक तो ये रिंग बना दी और यहां मैंने चेन आइसो। अब देखो दोनों के अंदर 1 2 3, इसमें कितने हाइड्रोजन है? 1 2, इसमें कितने हाइड्रोजन है? 2, इसमें 2 हाइड्रोजन बना रहा हूं, ये कंफ्यूज मत हो जाना। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो, कितना है? C3 H 1 2 3 4 5 6 H6। इसका लिखो 1 2 3। इस पे हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? 2 हाइड्रोजन है सर। इसमें कितने हाइड्रोजन है सर? 1 हाइड्रोजन है। इस पे 3, तो इस पे 1 2 3, तो इसका फॉर्मूला भी C3 H6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। इसका स्ट्रक्चर रिंग, इसका स्ट्रक्चर चेन, तो ये क्या हो गया? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्या हो गया बच्चा पार्टी? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। आई होप क्लियर हो तो प्लीज लाइक करते चलिएगा। बहुत ज्यादा अच्छी चीजें हैं ये, आपके बहुत काम की है, ठीक है। अब देखो एक चीज और नोट कर लो, कई बार क्या होता है एक सिंगल सेट ऑफ कंपाउंड्स के अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म होता है। उस केस में सर क्या करें? अगर एक से ज्यादा आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, उस केस में हमें करना है, कहां मूव करना है? प्रायोरिटी ऑर्डर। तो लिस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहता है आइसोमर्स का? लिखो प्रायोरिटी ऑर्डर अगर ऑफ आइसोमेरिज्म लिख लो या आइसोमर्स लिख लो भाई। एक कंपाउंड अगर मोर देन वन, if a group of compound is exhibiting more than one type of isomerism, then how you going to see? कैसे हम समझेंगे? तो देखो उस केस के अंदर एक प्रायोरिटी ऑर्डर है, उसको याद कर लो। रानी तुम फिर मिलना छत पे, इसको ऐसे याद कर लो। देखो रानी का R, ठीक है, तुम का T, रानी तुम फिर मिलना। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्या पता आए नहीं आप उधर बोर्ड पे मेरे। रानी, ठीक, रानी तुम फिर मिलना छत पे, ऐसे देख लो, ठीक है। इसका मतलब देखो क्या क्या हो गया? इसका R, इसका T, इसका F, इसका M, इसका C और इसका P। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा प्रेफरेंस होती है रिंग की। ये क्या होती है? रिंग की, फिर टॉटो, फिर फंक्शनल, फिर मेटा, फिर चेन और लास्ट में होती है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो दिस इज दी प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ आइसोमेरिज्म। ये एक मतलब एक निमोनिक है, अगर आपको किसी और तरीके से याद होता है तो वो भी अच्छा है। मैंने इस तरीके से याद किया था, हमें इस तरीके से बताया गया तो हमने इस तरीके से याद कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है सर, जैसा आपको याद हो। कुल मिला के अपन को याद ये चीज होनी चाहिए, ये प्रायोरिटी ऑर्डर अपन को याद होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? कोई भी डाउट है? नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन क्या पूछता है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है स्ट्रक्चरल आइसोमर काउंट करके बताओ। वो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर में काउंट हो जाता है। जैसे मोस्टली फॉर एग्जांपल मान लो आपसे पूछूं मैं C6H14, इसके नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताओ। तो पहला तरीका या तो सारे ड्रॉ करो,
ठीक है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, उससे आपको काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इसमें क्या है, पहला स्टेप क्या करना है, स्टेप वन में क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट क्या करना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। कैलकुलेट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, पहले कैलकुलेट कर लो। पहले क्या करना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी समझाता हूं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला होता है C+1, क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 माइनस, ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ हेलोजन माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन बाय 2। ये होता है मेरा किसका फॉर्मूला, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला। इसको नोट कर लो बच्चों, प्लीज इसको नोट कर लीजिए, बहुत काम की चीज है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस n बाय 2। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर मैं C6H14 का निकालना चाहूं, किसका निकालना चाहूं, C6H14 का, तो कैसे निकालेंगे सर, देखो चेक करते हैं। तो C6H14 का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो। नंबर ऑफ कार्बन कितने, 6 प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने बच्चा, 14 प्लस नंबर ऑफ हेलोजन 0, नंबर ऑफ नाइट्रोजन 0 अपॉन 2। बिल्कुल सर, करो इसको कैलकुलेट, कितना आ गया, 7 माइनस 7 कितना हो गया, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0, मतलब कोई अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं है, ना कोई डबल बॉन्ड है ना कोई ट्रिपल बॉन्ड है। तो बस इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। अगर सब जगह एल्केन स्ट्रक्चर बनाने हैं, अगर ना कोई रिंग है, इसका मतलब नो रिंग नो पाई बॉन्ड, ना तो रिंग है ना पाई बॉन्ड है। तो इसके स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, 6 कार्बन बना दो, 1 2 3 4 5 और 6। अब इन्हीं को इर्द गिर्द घुमाते रहो। क्या करो, 6 कार्बन बना दिए, अब क्या करो, ये वाला कार्बन है, इसको उठा के सेकंड कार्बन पे रख दो, 1 2 3 4 5 और यहां रख दो। देखो बन गया इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर। इसके बाद क्या करो, इसको उठा के 3 पे रख दो, 1 2 3 4 5 और यहां रख दो। अब देखो इसके अलावा इसको और किसका होगी तो स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा इधर और इधर। तो ये 3 तो हो गए स्ट्रेट वाले, बिल्कुल ईजी है। जब एक एक मैंने क्या करी, एक ब्रांचिंग कर दी। अब क्या कर सकता हूं सर, 2 ब्रांचिंग भी तो कर सकते हो आप। कैसे, देखो ये तो सिंगल ब्रांचिंग वाला बना दिया। देखो क्या इस तरह से बना सकता हूं, देखो सी 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 और सी, यहां एक कार्बन लिख दो, यहां एक कार्बन रख दो। हो गया या नहीं हो गया, बिल्कुल। इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर बन सकता है, देखो इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर बन सकता है, तो चेक करके बताओ। अगर आप चाहो, अगर आप इस कार्बन को यहां किसका आना की सोच रहे हो तो गलती मत कर देना। उस केस में ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगला देखो, क्या ये हो सकता है, कई बच्चे ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों कार्बन एक ही कार्बन पे लगा दो, तो 1 2 3 ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा या नहीं बनेगा, चेक करो। तो कितने बन गए, 1 2 3 4 और 5। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने से कितना आसान हो गया। तो इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बने, 5। क्या सर हमेशा ऐसे निकालना पड़ेगा, जी हाँ बिल्कुल हमेशा ऐसे निकालना पड़ेगा। एल्केन के केस में आप चाहो तो याद कर सकते हो कि एल्केन के केस में क्या होता है। एक टेबल है, मैं शेयर कर दूंगा PDF उसका, चिंता मत करिएगा। तो कैसे नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर कैलकुलेट किए देख लो एक बार, ठीक है। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाउट डाल देना, कोई घबराने वाली बात नहीं। क्लियर है, कोई भी डाउट। अब सर एक और क्या, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कोई और एग्जांपल लेके दिखाइए। जैसे एग्जांपल ले लो C4H8, सेकंड एग्जांपल ले लो, क्वेश्चन ले लो C4H8 और इसके नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनाने हैं। इस केस में पहला स्टेप वही, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आएगा, नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 8 प्लस नंबर ऑफ हेलोजन 0 माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन 0 बाई 2। ठीक है सर, करो कितना आएगा, 5 माइनस 4 कितना आ गया, 1। अब जब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आता है, मतलब इसमें या तो एक पाई है, कई स्ट्रक्चर में या तो एक पाई है और 1 रिंग बना दो, ये भी हो सकता है। ये रिंग और पाई ये क्या है, अनसैचुरेशन बताते हैं या नहीं बताते, बिल्कुल। आइए इसका स्ट्रक्चर बताऊं C4H8 का। अब देखो 4 कार्बन, 1 2 3 4, इस पे एक पाई बना दो, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में एक पाई आया था, एक पाई बना दो, तो एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। क्लियर है। अब पाई को मूव करा सकते हैं, बिल्कुल। देखो 1 2 3 4, पाई को सेकंड पे ला दो, बिल्कुल। क्या इसके अलावा और कहीं मूव करा सकते हैं, नहीं। अब देखो इसके अलावा यहां कराओगे तो सेम स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा। क्या मैं ऐसा बना दूं तीसरा, अगर कोई डाउट ना हो तो C डबल बॉन्ड C और यहां कार्बन लगा दो, चेक करो। क्या ये भी तो एक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल। इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर आएगा सीधे सीधे में, नहीं। अब चेन, अब रिंग बनानी है। रिंग में देखो 3 कार्बन ऐसे बना दो और एक ये 4, तो बन जाएगा C4H8। ठीक है, एक और रिंग बना दो, लो सिंपल वाली 4 कार्बन की रिंग बन गई। तो कितने स्ट्रक्चर आइसोमर आए, 1 2 3 4 और ये 5। तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इसमें कितने हो गए, 5। कोइंसिडेंट है, हमेशा 5 नहीं आएंगे, काउंट करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल C10H22 की अगर मैं बात करूं ना, तो उसके 75 आइसोमर्स होते हैं, 75। तो इट इज नॉट नेसेसरी टू
ठीक है, ड्रॉ पर थोड़ा ध्यान रख लेना, एल्केन के केस के अंदर याद रख लेना, कई बार स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब सब बच्चे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। देखो अगर ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इसका आंसर करना, इसमें नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर इसमें कमेंट करके बताना। ठीक है बच्चों, C4H10O, C4H10O। ओके बच्चों, तो ये था अपना स्ट्रक्चर आइसोमर। ठीक है, क्लियर है सारे स्ट्रक्चर आइसोमर, कोई भी डाउट है तो कमेंट में बता दीजिएगा। अब नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे अब अपन। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या कहता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के 4 पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है, दैट हैव अ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप और ग्रुप ऑफ एटम अराउंड दी डबल बॉन्ड। हमेशा याद रखना ज्योमेट्रिकल आइसोमर आप लोग हमेशा डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द पढ़ोगे, क्योंकि डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द ही क्या होती है, ज्योमेट्री वेरी करती है। क्योंकि डबल बॉन्ड फिक्स होता है तो वो तो वेरी करेगा नहीं, उसके कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मान लो एग्जाम्पल, या कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन मान लो, इसमें क्या होता है बच्चा, ये कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्ड के कारण ये तो मूव नहीं करते, पर इनके साथ जो ग्रुप लगे हुए हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, इसलिए वो क्या कराते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। तो किस किस में होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, C डबल बॉन्ड C हो गया, C डबल बॉन्ड N हो गया, या N डबल बॉन्ड N हो गया, ये हो गया। ज्योमेट्रिकल आइसोमर रिंग स्ट्रक्चर के केस में भी होता है, साइक्लोएल्केन्स में जनरली देखा जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को डाइस्टीरियोमर्स भी कहते हैं। जो दो आइसोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं आपस में, उनको क्या बोलते हैं, डाइस्टीरियोमर्स भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, इसको नोट कर लेना, दे आर ऑल्सो नोन एज डाइस्टीरियोमर्स। क्लियर है, कोई भी डाउट, ठीक है, क्लियर है। जैसे एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, जैसे ये है C डबल बॉन्ड C, यहाँ लिख दो CH3, यहाँ लिख दिया मैंने CH3 फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ लिख दिया H और यहाँ लिख दिया H। अभी कोई बच्चा कोई भी प्रेडिक्शन ना लगाइएगा, C डबल बॉन्ड C, ये CH, ये मान लो CH3, यहाँ मैंने CH3 लगा दिया, यहाँ H और यहाँ H। अब देखो ये दोनों आपस में क्या होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए इनका अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, इर्द गिर्द अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। अभी कंडीशन सब अलग बताऊंगा। अब देखो जो एक जैसे ग्रुप होते हैं ना बच्चों, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं एरियल डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, एरियल डिस्टेंस। तो ये एरियल डिस्टेंस क्या है, D1। इसके अंदर एरियल डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, मिथाइल ग्रुप के अंदर ये होगी, क्या होगी, D2। क्या D1 और D2 बराबर है, नहीं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के केस में जो एरियल डिस्टेंस होती है वो भी हमेशा बराबर नहीं होती। ये एक तीसरा एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैंने नोट करा दिया। क्या सर, पहला तो आपने ये बता दिया ये डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। ये किस किस में होते हैं, इन तीन, जनरली आपके सिलेबस में 3 ही है, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड N एंड N डबल बॉन्ड N में होता है। दूसरा पॉइंट आपने क्या बताया कि जो एरियल डिस्टेंस होती है सिमिलर एटम्स के बीच में, वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के केस में क्या होती है, डिफर करती है, डिफरेंट होती है। इसको नोट कर लो, ठीक है, कर लिया नोट, ओके गाइस। अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की क्या कंडीशन होती है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, व्हाट आर द कंडीशन फॉर एग्जिबिटिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, जो रेस्ट्रिक्टेड पोजीशन होती है। अब रेस्ट्रिक्टेड पोजीशन सर क्या होती है, जैसे ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड कार्बन है। अब देखो बच्चों, इस पोजीशन को और इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्टेड पोजीशन बोलते हैं, क्योंकि इस पे कार्बन रेस्ट्रिक्ट है ना, बिल्कुल। इस रेस्ट्रिक्टेड पोजीशन पे जो नंबर ऑफ जो एटम्स लगते हैं, वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, डिफरेंट। मतलब इस कार्बन पे ये जो रेस्ट्रिक्टेड पोजीशन 1 है, इस पे जो दोनों साइड एटम लगेंगे या ग्रुप ऑफ एटम लगेंगे, ये A मान लो, तो ये क्या होना चाहिए, B। दोनों क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग। उसी तरीके से यहां पर और यहां पर जो ग्रुप ऑफ एटम लगेंगे बच्चों, क्या लगेंगे, ग्रुप ऑफ एटम लगेंगे, वो भी क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। अगर सेम होंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिबिट नहीं करेगा, अलग अलग होंगे तभी करेगा। क्लियर है सर। ये तो आपने C डबल बॉन्ड C की बात बताई, क्या N डबल बॉन्ड N में भी ऐसा होता है, बिल्कुल। देखो चेक करो, N डबल बॉन्ड N है, इसमें आपको पता है एक नाइट्रोजन पे तो लोन पेयर होगा या नहीं होगा, चेक करो, होगा या नहीं होगा भाई सर। अगर एक पे होगा तो दूसरे पे भी होगा, बिल्कुल। तो ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, क्लियर है। अब यहां पर कोई ग्रुप ऑफ एटम है मान लो A, और यहां पे भी कोई ग्रुप ऑफ एटम है मान लो B, फॉर एग्जांपल B मान लिया मैंने, A भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इस केस में तो हमेशा ऐसा होगा कि नाइट्रोजन के ये जो रिस्ट्रिक्टेड पोजीशन है, इसकी दोनों पोजीशन पे अलग अलग ही है, एक जगह लोन पेयर है, एक जगह कुछ और है। तो क्या N डबल बॉन्ड N हमेशा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, जी हाँ। जो N डबल बॉन्ड N होता है वो हमेशा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है, इसलिए इससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। हमेशा C डबल बॉन्ड C या C डबल बॉन्ड N में आता है। तो हमेशा वापस मूविंग ऑन टू दी कंसेप्ट, व्हाट इज द कंसेप्ट की जो रेस्ट्रिक्टेड पोजीशन होनी चाहिए कार्बन की, उसके अराउंड जो एटम्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चा पार्टी, अलग अलग। एग्जाम्पल कराइए सर, आइए एग्जाम्पल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ले रहा हूं, मैंने बोला C डबल बॉन्ड C, यहां ले लिया H, यहां ले लिया H,
ठीक है, यहाँ ले लिया CH3 और यहाँ ले लिया C2H5। अब देखो ये जो कार्बन है इसके इर्द गिर्द ऊपर नीचे दोनों अलग अलग है, बिल्कुल सर, बट इस कार्बन के दोनों तरफ क्या है, सेम है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर को एग्जिबिट नहीं करेगा। क्लियर है बच्चों, कोई भी डाउट है? नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है। अब अगला एग्जांपल देखो, मैंने ले रहा हूँ C डबल बॉन्ड N। आपको पता है N में एक तो लोन पेयर होता है, मान लो यहाँ मैंने लिख दिया H, तो इस तरफ से तो आप निष्फिक्र हो गए कि N की तरफ तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। इधर आओ, इधर मान लो मैंने एक जगह ले लिया H और इधर ले लिया OH। अब इधर बताओ क्या ये GI करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा ये? बिल्कुल होगा। क्यों सर? क्योंकि कार्बन के दोनों तरफ नंबर ऑफ जो ग्रुप ऑफ एटम है वो अलग अलग है। क्लियर है? आई होप आपको कंडीशन क्लियर है। आज के बाद कभी भी गलत नहीं करोगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा या नहीं होगा। तो ये कंडीशन रेस्ट्रिक्टेड पोजीशन पे जो ग्रुप ऑफ एटम या एटम लगे हुए हैं वो क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। आई थिंक क्लियर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का कंसेप्ट क्लियर है? बिल्कुल सर। आइए अब पढ़ते हैं, दो फॉर्म्स पढ़ते हैं अपन, C डबल बॉन्ड C में ही पढ़ते हैं जनरली। एक सिस फॉर्म पढ़ते हैं, एक ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं। क्या होती है सिस फॉर्म और क्या होती है ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं। सबसे पहले सिस फॉर्म के बारे में यहां लिखूंगा और यहां लिखूंगा ट्रांसफॉर्म के बारे में। हर एक पॉइंट जो कि आप कभी कभार आ जाता है, ठीक है, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आ जाता है कि सिस और ट्रांसफॉर्म के बारे में बताओ या ऐसा कुछ, तो आपको डिफरेंस में बता देता हूँ क्या क्या डिफरेंस होते हैं इन दोनों में। सबसे पहले सिस फॉर्म, सिस मतलब C से स्टार्ट होता है, तो साथ साथ ऐसे याद करो, मतलब जो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम साइड पे होते हैं। जैसे यहाँ A है तो यहाँ A होगा, यहाँ B है तो यहाँ क्या होगा, B होगा। पहले तो ये चेक करना है क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। इसमें जब ग्रुप ऑफ एटम क्या हो, एक साइड हो, सेम साइड हो, क्या हो, सेम साइड हो, सेम साइड, तो क्या कहलाता है वो ज्योमेट्री ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या कहलाती है? सिस फॉर्म। क्या कहलाती है? सिस फॉर्म। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है बच्चा पार्टी, ये इस तरीके से होता है कि जो एटम होते हैं वो एक साइड नहीं होते हैं, बिल्कुल नॉट ऑन सेम साइड, तो ये क्या होंगे? ट्रांसफॉर्म होंगे। क्या होंगे? ट्रांसफॉर्म होंगे। क्लियर है बच्चों? कोई भी डाउट है अभी तक तो बताते जाइएगा, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नोट करना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पहले बात तो ये हो गया कि होता क्या है। दूसरा, इसका अगर मैं बात करूं डायपोल मोमेंट की, खुद बताओ आप, इसका डायपोल मोमेंट सिस का चेक करो भाई, सिस का और ये ट्रांस का तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है ना, बिल्कुल सर। तो ट्रांस का इस केस में जीरो हो गया, बट मोस्टली जीरो नहीं होता, कम होता है। तो सिस का हमेशा डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है किससे? ट्रांस के कंपैरिजन में। नोट कर लेना, सिस का डायपोल मोमेंट हमेशा ट्रांस के कंपैरिजन में क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। अगर डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है तो दूसरी बात लिख लो यहां साथ के साथ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट भी किसका ज्यादा? जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा, ये तो पढ़ चुके हो आप लोग। तो सिस का ज्यादा होगा किससे? ट्रांस से, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? दूसरा पॉइंट क्लियर है सर। तीसरी बात करें अपन, चौथी बात करें स्टेबिलिटी की, तो याद रखना स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है बच्चा पार्टी? स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ट्रांस की। किसकी ज्यादा होती है? स्टेबिलिटी ट्रांस की, ड्यू टू इस स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट की वजह से। ट्रांस की ज्यादा होती है किससे? सर सिस से। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो मेल्टिंग पॉइंट भी किसका ज्यादा होता है बच्चों? सर मेल्टिंग पॉइंट भी ट्रांस का ज्यादा होता है। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, सिस। ये नोट कर लेना। ये 5 पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, ठीक है। इसको एक एक करके नोट कर लो कि सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म के बारे में कुछ चीजें मैंने आपको बताई है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अब सर अगर मान लो कोई कंपाउंड है ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखा रहा है, या तो वो सिस होगा या ट्रांस होगा, नहीं। पर अगर सिस और ट्रांस ना हुआ तो वो क्या होगा? फिर उसको अपन पढ़ते हैं इस ज्योमेट्री से, EZ नोमेनक्लेचर। किससे? EZ नोमेनक्लेचर। या तो ऐसा जरूरी नहीं है वो हमेशा सिस और ट्रांस हो, साथ साथ हो या अपोजिट हो। एक और कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं अपन जिसका नाम है EZ, जुसामिन इंटेजन। क्या बोलते हैं? ZE बोलते हैं या EZ बोलते हो, ठीक है। Z स्टैंड फॉर जुसामिन, E स्टैंड फॉर एंटिगन, है ना। E स्टैंड फॉर ENT, एंटिजन ऐसे भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं जुसामिन, ये है ना। अभी क्या होता है समझाता हूं, ठीक है। ये भी होता है, देखो सिस और ट्रांस के अलावा दूसरी ज्योमेट्री क्या होती है? ZE ज्योमेट्री होती है, जुसामिन। अब देख पढ़ते, इसको समझने का बहुत अच्छा तरीका बताता हूं। देखो इसके अंदर CIP रूल फॉलो होता है बच्चा। क्या होता है? CIP रूल। देखो इसमें होता क्या है, सबसे पहले इसको समझाने के लिए एक ईजी सा एग्जाम्पल ले लेता हूं आपके सामने जो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिया C डबल बॉन्ड C, ये H, यहाँ ले लिया CH3 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ ले लो एक जगह OH और एक जगह ले लो Br, यहाँ ले लो Br और यहाँ ले लो OH, ठीक है, लिख लिया सर। अब देखो इसमें सिस और ट्रांस हो सकता है क्या? खुद चेक करके बताओ। नहीं सर, ना ये सिस है ना ये ट्रांस है। अब क्या करें? अब इसमें कैसे ZE ज्योमेट्री निकालते हैं उसको नोट करना है CIP मेथड से। तो CIP मेथड क्या कहता है वो देखना। इसमें देखो सबसे पहले CIP मेथड लिखो, कैसे नोमेनक्लेचर होता है। स्टेप 1, ठीक हो, पहला स्टेप,
स्टेप 1 क्या होगा, सबसे पहले क्या करना है, CIP नाम से कोई मतलब नहीं, होता क्या है, ग्रेटर देन एटॉमिक नंबर हाई प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द एटम। देखो एट रेस्ट्रिक्टेड साइट पे चेक करना है क्या, कि जिसका ग्रेटर एटॉमिक नंबर होगा, ग्रेटर एटॉमिक नंबर को क्या होगा, हाई प्रायोरिटी दी जाएगी, हाई प्रायोरिटी दी जाएगी। अब करते हैं, देखो साथ के साथ एग्जाम्पल के साथ साथ करेंगे तो मजा भी आएगा। देखो C डबल बॉन्ड C है सर, इधर दो थे, इधर दो थे, यहाँ Br था, यहाँ OH था, बिल्कुल, और यहाँ क्या था, HCH3, बिल्कुल देखो HCH3। अब एटॉमिक नंबर वाइज प्रायोरिटी देते चलो, कैसे, ये रेस्ट्रिक्टेड पोजीशन एक ये है, एक ये है, इधर देखो, इधर Br और OH में प्रायोरिटी किसको मिलेगी सर, Br को 1, OH को 2, चलो हाई प्रायोरिटी को ही नाम दिया करो हमेशा। इधर देखो C और H, डायरेक्टली जो एटम कनेक्टेड है उसको देखा करो, ये C है और ये H है, इन दोनों में किसको प्रायोरिटी दोगे सर, C को 1, क्लियर है, दे दी। प्रायोरिटी देने के बाद स्टेप 2 क्या चेक करना है आपको, कि जो आपने प्रायोरिटी दी, हाई प्रायोरिटी वाले एक साइड है या अपोजिट साइड है। भाई हाई प्रायोरिटी वाले सेम साइड है या अपोजिट साइड है, क्या है, अपोजिट साइड है, ये चेक करना है। अब जैसे ये जो मैंने एग्जांपल लिया था, इसमें क्या थे, इसमें क्या है एग्जांपल में, अपोजिट साइड वाला है। अगर अपोजिट साइड होंगे तो क्या नाम देंगे, E, क्या होगी, E कॉन्फ़िगरेशन। अगर सेम साइड होते तो क्या नाम देते, Z, क्या नाम देते, Z। क्लियर है बच्चों, बहुत ईजी है। प्रायोरिटी देनी है एटॉमिक नंबर वाइज, फिर देखना है हाई प्रायोरिटी वाले क्या एक तरफ है या अपोजिट है, एक तरफ तो नहीं है सर, तो से अपोजिट साइड है तो क्या नाम नोमेनक्लेचर होगा, E, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी Z और E में से क्या होगी सर, E होगी। क्या कॉन्फ़िगरेशन E होगी, 2 स्टेप प्रोसीजर है, ईजी है सर। एक और एग्जाम्पल कराओ ना, लो एक और एग्जाम्पल कर लो। देखो एक और एग्जाम्पल क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखना, C डबल बॉन्ड C, ये दो और ये दो, आप सब करिएगा मेरे साथ के साथ, कमेंट सेक्शन में टाइप भी करते जाइएगा। यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ OH ग्रुप है, ठीक है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ OH ग्रुप है, यहाँ CH3 और यहाँ NH2, यहाँ ले लिया मैंने CH3 और यहाँ ले लिया NH2। अब चलो इसको करो, कमेंट सेक्शन में टाइप करना है इसका आंसर सब बच्चे। अगर मैं पूछूं आप सब बच्चों से कि किसकी इसमें Z ट्रांस होगा या E, तो क्या करोगे, देखो सर सबसे पहले रेस्ट्रिक्टेड साइट वाले में चेक करोगे, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में हाई प्रायोरिटी किसको दोगे सर, ऑब्वियसली फ्लोरीन को लिख दो। नाइट्रोजन और कार्बन में किसको दोगे सर, ऑब्वियसली नाइट्रोजन को। दोनों सेम साइड है अपोजिट साइड है सर, सेम साइड। अगर सेम साइड होते हैं तो कौन सा होता है सर, Z। अपोजिट साइड होते हैं तो कौन सा होता है, E। तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, Z कॉन्फ़िगरेशन, कौन सी, Z। क्लियर है बच्चों, कोई भी डाउट है तो बताइएगा। नहीं सर क्लियर है, बहुत ईजी है मेथड। अब कई बार क्या होता है, नंबर ऑफ एटम सेम हो जाते हैं, क्या होता है, सेम एटम्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं लिख देता हूँ, जैसे मान लो मैं ये ले रहा हूँ C डबल बॉन्ड C, यहाँ है O, यहाँ OH मान लो, और यहाँ मान लो OCH3 मान लो, OCH3 ऐसा कुछ है, और यहाँ Br है और यहाँ मान लो F है। एक एग्जाम्पल ले लिया। अब इस केस में क्या करें सर, या इसको भी एग्जाम्पल चेंज कर लो, ऐसा कर लो, इसको ले लो CH2 CH3 और यहाँ ले लो CH3, ये एग्जाम्पल ले लिया। अब इस केस में सर क्या करेंगे, अब इसमें तो सर देखो O दोनों आ गया, यहाँ भी पहला एटम सेम है। अब दूसरे पे मूव करो, O का अगला एटम क्या है, H, इस C से ये H कनेक्टेड है, इस सर ये C कनेक्टेड है, तो इसको प्रायोरिटी ज्यादा दोगे या नहीं दोगे, क्योंकि अगले पे चले जाओ, पहला नहीं तो अगला। इधर देखो, इधर कार्बन इधर कार्बन, अब सर इधर कार्बन के बाद हाइड्रोजन, ना 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 ना, इस कार्बन पे हाइड्रोजन है, इस कार्बन से फिर अगला कहाँ जाओगे, इस कार्बन पे जाओगे, हमेशा कार्बन पे जाओगे। अगर हाइड्रोजन पे जाओगे तो यहाँ भी हाइड्रोजन है, फिर कहाँ डिसाइड करोगे, तो फिर अगले वाले पे जाएंगे। तो इस कार्बन से ये कार्बन अटैच है, इस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, तो इसको नंबर देंगे 1। दोनों कहाँ है, अपोजिट साइड है, तो क्या नोमेनक्लेचर होगा, E। क्या होगा, E। क्लियर है, इसको नोट कर लो। क्लियर है, कोई भी डाउट है तो बताइएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट C डबल बॉन्ड C में Z और E के को कॉन्फ़िगरेशन कैसे कहते हैं। अब बात करते हैं C डबल बॉन्ड N की। इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कौन सा होता है। देखो इसके अंदर अलग अलग केसेस होते हैं, बहुत अच्छे से इसको नोट कर लेना। C डबल बॉन्ड N के केस में तो केस 1 नोट करा, केस 1 क्या कहता है, OH और H के रिस्पेक्ट में कहता है। क्या कहता है, देखो बहुत ध्यान से देखना, ये C है, डबल बॉन्ड N है, एक जगह तो लोन पेयर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। अब देखो इधर तो एक ही एटम लगेगा, इधर दो ग्रुप, इधर एक ही ग्रुप लगेगा, इधर 2 ग्रुप लगेंगे। मान लो मैं ये कह रहा हूँ ये R है, मान लो यहाँ H लिखा हुआ है और ये OH लिखा है। हमेशा पहला केस जब H और OH के रिस्पेक्ट में चेक करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में चेक करते हैं, H और OH के रिस्पेक्ट में। यहाँ H और यहाँ क्या है, OH, दोनों क्या है, सेम साइड है ना,
दोनों क्या है बच्चों सर सेम साइड है। अगर H और OH दोनों सेम साइड होते हैं, क्या होते हैं बच्चा सेम साइड होते हैं, तो इसको नाम देते हैं क्या सिन। क्या देते हैं सिन, SYN। अलग पेन से लिख देता हूं, घबराना मत, SYN सिन। अगर H और OH सेम साइड है तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा एग्जाम्पल लूँ C डबल बॉन्ड N या लोन पेयर, ठीक है, यहां मैंने ले लिया OH, यहाँ H लिख दिया और यहाँ कोई अल्काइल ग्रुप लगा दिया। इस केस में H और OH क्या है अपोजिट साइड है, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चा एंटी। क्या बोलेंगे एंटी। तो पहला केस हमेशा किसके रेस्पेक्ट में पड़ता है सिन और एंटी, H एंड OH की पोजीशन। अगर H और OH एक तरफ होते हैं तो सिन, अपोजिट होते हैं तो एंटी। क्या बोलते हैं एंटी। क्लियर है बच्चों, कोई भी डाउट है। जैसे अगर इसके अलावा कोई ग्रुप्स है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं आपसे कोई ग्रुप है C डबल बॉन्ड N, ये कोई ग्रुप मान लेते हैं, ठीक है, या C डबल बॉन्ड N ले लो, ठीक है, इधर ले लो लोन पेयर, यहां ले लिया मैंने मान लो H, यहां ले लिया CH3 और यहां ले लिया CH3। अब इस केस में क्या करेंगे सर, ये देखो CH3 दोनों एक तरफ, मिथाइल ग्रुप दोनों एक तरफ है या नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे सिन। क्या बोलेंगे सिन। और अपोजिट होते तो क्या बोलते हैं बच्चा एंटी। क्या बोलते हैं एंटी। अब N डबल बॉन्ड N वाले में भी चाहो तो देख सकते हो, ठीक है, N डबल बॉन्ड N वाले में भी देख सकते हो। कैसे सर, देखो ये N डबल बॉन्ड N, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। मान लो एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा दिया, दूसरी तरफ भी मिथाइल, दोनों तरफ एक तरफ है तो सिन। अगर मान लो दोनों एक तरफ ना होके एक एमी इधर होता, एक एमी इधर होता और लोन पेयर नीचे होता, उस केस में क्या हो जाता एंटी। सिंपल सी बात है भाई। क्लियर है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे करेंगे, क्लियर है, कोई भी डाउट है तो बताइए। ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके सर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बाद आती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बारी। यहां से आती है कहानी स्टार्ट, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया चीज होगी यहां से, ठीक है, दिख रहा है ना सब बच्चों को। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, जो कि आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हो, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी भी आइडेंटिकल हो, बट उनका जो रोटेशन इफेक्ट होता है प्लेन पोलराइज लाइट की तरफ, वो क्या हो, अलग हो। अरे सर ये क्या चीज है, होता क्या है बच्चों, प्लेन पोलराइज लाइट को अगर किसी भी मैं क्या करूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू पास करूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू पास करूं। अब सर ये प्लेन पोलराइज लाइट क्या है, देखो जैसे मैंने ये लिया लाइट का सोर्स, इसको बोलते हैं नॉर्मल लाइट। इस नॉर्मल लाइट को जब मैं पोलराइजिंग फिल्टर के थ्रू पास करूंगा तो जो लाइट बाहर आएगी उसे बोलेंगे प्लेन पोलराइज लाइट। क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी, प्लेन पोलराइज लाइट। अब क्या किया देखना, बहुत ध्यान से देखना, इस प्लेन पोलराइज लाइट को मैंने क्या किया, ये जो मेरी प्लेन पोलराइज लाइट आई ना बच्चों, हाँ सर, इसको मैंने किसके थ्रू पास किया, सर इसको मैंने पास किया किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू। यहां पर क्या है, मेरा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, OC ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है सर। अब क्या करेगा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, दो चीज करेगा, क्या करेगा, या तो सर इसको क्या कर देगा, रोटेट कर देगा, कैसे किंतु परंतु वो बाद में देखेंगे, या इसको रोटेट नहीं करेगा, डू नॉट रोटेट। अगर रोटेट कर देता है, क्या कर देता है, इसको रोटेट कर देता है, इस प्लेन पोलराइज लाइट को, PPL को, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देता है। अब रोटेट क्या कर सकता है सर, या तो क्लॉकवाइज इसको घुमा दे या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे। अगर इसको रोटेट कर देता है, अगर उसको प्लेन पोलराइज लाइट को अगर मेरा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड रोटेट कर देता है, तो वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या कहलाता है, ऑप्टिकली एक्टिव। क्या कहलाता है बच्चा पार्टी, सर ऑप्टिकली एक्टिव। अगर रोटेट कर देगा तो क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और अगर रोटेट नहीं कर पाता तो क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या कहलाएगा बच्चों, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसको नोट कर लेना, बहुत अच्छी बात है, वैसे सब बच्चों को पता होगी है, फिर भी मैंने इजी करने के लिए समझा दिया। जैसे ये देख लो, या तो ये क्या किया, इसको इसने फॉर एग्जांपल इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, ठीक है, और इसको कहां कर दिया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ने क्लॉकवाइज घुमा दिया फॉर एग्जांपल, और ये क्या है, इसको रोटेट नहीं किया, तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव, OIA। और ये दोनों क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव केस है। अब इस ऑप्टिकली केस में भी अगर वो राइट में घुमाता है तो क्या बोलते हैं उसको, डेक्स्ट्रोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, स्मॉल d, डेक्स्ट्रोटाइप, या कई बुक्स में प्लस भी लिखा होता है अगर क्लॉकवाइज घुमाता है तो। अगर क्लॉकवाइज घुमाता है तो उसको डेक्स्ट्रोटाइप भी बोलते हैं या पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो उसको लीवोटाइप बोलते हैं या माइनस से भी डिनोट करते हैं। किसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड को। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। क्या बात की अपन ने कि सर ऑप्टिकल आइसोमर वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, बट उनका जो प्लेन पोलराइज लाइट की तरफ जो नेचर है वो अलग अलग होता है, बिल्कुल अलग अलग होता है। या तो कुछ आइसोमर उसको राइट में घुमा देते हैं,
सॉरी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, उनको बोलते हैं डेक्स्ट्रो टाइप, या कुछ आइसोमर उनको लेफ्ट में घुमा देते हैं, उनको बोलते हैं लीवो टाइप। डेक्स्ट्रो एंड लीवो आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्लियर है। ऑप्टिकल आइसोमर इज एग्जिबिटेड बाय स्टीरियो आइसोमर्स दैट रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट कर देता है। इट रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट कर देता है। कैसे सर? या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल, इसको नोट कर लो। क्लॉकवाइज होंगे तो डेक्स्ट्रो टाइप बोलते हैं, या प्लस या लीवो टाइप व्हेन इट रोटेट ऑन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चा, कोई भी डाउट है? नहीं। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आप पढ़ेंगे, तो पहली है कायरल कार्बन। पहली टर्म क्या पढ़ेंगे अपन? कायरल कार्बन। भाई क्या चीज है सर ये कायरल कार्बन? अभी बताते हैं। ठीक है, कायरल कार्बन, व्हाट डू यू मीन बाय कायरल कार्बन? पहला पॉइंट तो ये होना चाहिए कि जो sp3 कार्बन होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? पहला पॉइंट, ये कौन सा कार्बन होता है सर? sp3 कार्बन होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, इस कार्बन पे जो 4 ग्रुप होंगे, 4 ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं। चारों ग्रुप्स क्या होते हैं बच्चों? डिफरेंट। चारों ग्रुप्स जो अटैच्ड होते हैं, 4 ग्रुप्स अटैच्ड लिख लो अगर कोई दिक्कत है तो। 4 ग्रुप्स अटैच्ड टू दिस कार्बन, अटैच्ड टू दिस कार्बन शुड बी डिफरेंट। क्या होता है? इट शुड बी डिफरेंट। एग्जाम्पल कराएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ ये देखो, ठीक है, यहाँ OH है, ये H है, ये Br है और ये CH3 है। अब देखो बच्चों, ये जो कार्बन है मेरा, ये वाला जो कार्बन है, ये जो कार्बन ही तो है। इस कार्बन में जो चारों ग्रुप है वो अलग अलग है या नहीं है? बिल्कुल। तो ये क्या कहलाएगा? मेरा कायरल कार्बन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये जो C1 कार्बन है ये क्या कहलाएगा? मेरा कायरल कार्बन कहलाएगा। कोई भी डाउट है तो बताइए। दिस इज नोन एज कायरल कार्बन। क्लियर है? कायरल कार्बन होगा तो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा मेरा मॉलिक्यूल। क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म आप यूज करेंगे वो अपन यूज करेंगे स्टीरियो सेंटर। क्या यूज करेंगे बच्चों? स्टीरियो सेंटर। Second important term which we'll going to use in this chapter या in this topic is stereomer या स्टीरियो सेंटर बोल लो, स्टीरियो सेंटर। अब सर ये क्या चीज बला होती है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टीरियो सेंटर? देखो स्टीरियो सेंटर क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। कायरल सेंटर प्लस 2 सेंटर पर GI। क्या है ये चीज? अभी देखो, स्टीरियो सेंटर 2 चीजों से बनता है। एक तो कायरल सेंटर प्लस कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किसके अराउंड होगा? डबल बॉन्ड के अराउंड। अभी बताया था C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड C या N डबल बॉन्ड N। उसके अराउंड जो सेंटर होंगे, कितने होते हैं? 2 सेंटर होते हैं। तो 2 सेंटर पर GI पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कैसे? अभी एग्जांपल समझाऊंगा। इसे बोलते हैं क्या? स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर 2 सेंटर मिला के होते हैं, एक कायरल सेंटर प्लस 2 सेंटर पर GI। अब देखो एग्जाम्पल देखना, उससे समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या है? देखो मैं ले रहा हूँ, एक ले रहा हूँ CH3, एक ले रहा हूँ CH, यहाँ लिख रहा हूँ OH, ठीक है, इधर लिख रहा हूँ CH डबल बॉन्ड CH। देखना बहुत ध्यान से, CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ लिख रहा हूँ मान लो C2H5। अब देखिएगा, अब बहुत ध्यान से देखिएगा। ये देखो, ये वाला जो मैंने ब्लॉक बनाया है, इस ब्लॉक में क्या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है? यस सर। इस कार्बन को क्या मैं बोल सकता हूँ रेस्ट्रिक्टेड साइड? बिल्कुल। इस कार्बन पे अगर मैं इस कार्बन को यहाँ अलग से बनाऊं तो क्या इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है? बिल्कुल। एक कुछ बहुत CH OH करके तामझाम है इस तरीके का? बिल्कुल। और इसको डबल बॉन्ड इस कार्बन पे चेक करो, एक हाइड्रोजन है, बिल्कुल, और एक C2H5 है, बिल्कुल। इसका मतलब इस कार्बन पे भी दोनों ग्रुप अलग है सर, इस कार्बन पे भी दोनों ग्रुप अलग है। तो ये क्या मेरा GI शो करेगा? यस, इट विल एग्जिबिट GI। एक GI, इसमें और कहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो रहा है? नहीं, एक ही जगह हो रहा है। तो एक जगह हो रहा है तो कितने सेंटर काउंट करेंगे सर? 2 सेंटर काउंट करेंगे। पर GI पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने सेंटर काउंट करते हैं? 2 सेंटर काउंट करते हैं। अब और चेक करो कायरल सेंटर कितने हैं, मतलब कायरल कार्बन काउंट करो। कायरल कार्बन सिर्फ एक यही है ना, चेक करो। इसके अलावा और कोई कायरल कार्बन है? नहीं है। चेक करो कोई और है क्या? और कोई हो सकता है क्या? चेक करो भाई। अगर मैं C2H5 को भी ओपन करके लिख दूंगा तो ऐसे लिख दूंगा ना, CH2 CH3। तो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आ गए, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन। हाँ, तो ये भी नहीं है। तो कायरल कार्बन सिर्फ एक है, तो एक ये।
तो अगर मैं इस पूरे कंपाउंड के स्टीरियो सेंटर पूछूं तो क्या आंसर होगा? 1 तो ये कायरल कार्बन की वजह से, बिल्कुल सर, और 2 ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर की वजह से। तो टोटल कितने स्टीरियो सेंटर है सर? 3 स्टीरियो सेंटर है। इस कंपाउंड के कितने स्टीरियो सेंटर है? 3। कभी क्वेश्चन में पूछ ले स्टीरियो सेंटर के बारे में तो डायरेक्टली सॉल्व करके बता देंगे। कितने स्टीरियो सेंटर है? 3 स्टीरियो सेंटर है। काउंट करना। मजा आ गया? कोई भी डाउट है तो बताइए। तो कितने स्टीरियो सेंटर होंगे सर? 3 स्टीरियो सेंटर होंगे। क्लियर? कोई भी डाउट? नहीं सर, ठीक है सर। अब बात करते हैं कि क्या कंडीशन होनी चाहिए। जैसे अभी कंडीशन पढ़े थे ना अपन इतनी सारी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसी तरीके से ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो यहां पहला पॉइंट अपन पढ़ते हैं क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या पढ़ते हैं बच्चा पार्टी? सर प्लेन ऑफ सिमेट्री। अभी देखेंगे कंडीशन क्या है, पहले बताता हूं प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब ऐसा प्लेन जो किसी भी कंपाउंड को 2 सिमेट्रिकल पार्ट में कट कर दे। क्या कर दे? 2 सिमेट्रिकल पार्ट में कट कर दे। जैसे मान लो मैं कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हूं, मेरे को ऐसे बीच में से काटोगे तो इधर वाला जो पार्ट गिरेगा और इधर वाला पार्ट गिरेगा, वो इस प्लेन ने 2 सिमेट्रिक पार्ट में काउंट कर दिया नहीं कर दिया, कट कर दिया नहीं कर दिया? बिल्कुल। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, ये मान लो सी लेटर है, इसलिए सी लेटर को मैं ऐसे बीच में से कट करूँ तो ये क्या कहलाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्यों सर? इसने क्या कर दिया? ऊपर और नीचे 2 सिमिलर पार्ट में सी को कट कर दिया। क्या कर दिया? कट कर दिया। क्लियर है? तो द प्लेन विच डिवाइड्स द कंपाउंड इनटू 2 सिमेट्रिकल पार्ट इज नोन एज प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या कहलाता है? द प्लेन दैट डिवाइड्स, या ठीक है, डिवाइड्स द कंपाउंड इनटू 2 सिमेट्रिकल पार्ट्स। 2 सिमेट्रिकल पार्ट्स, या लिख लो सिमेट्रिकल पार्ट्स, तो उसको क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है सर। अब मान लो किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मैं कह रहा हूं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो वो क्या होगा? अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो वो क्या होगा? अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो वो क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसको लिख लो। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो वो क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों सर? क्योंकि सिमेट्री है तो कायरलिटी नहीं होगी, इनएक्टिव। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देन इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये नोट कर लेना। क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर है? पहली कंडीशन क्या चेक करनी है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब सर अगर नहीं है तो मूविंग ऑन टू सेकंड कंडीशन। अगर नहीं है ऑप्टिकल सिमेट्री, अगर मान लो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो फिर क्या, कहां जाएंगे? सेंटर ऑफ सिमेट्री पे। सेकंड पार्ट कहां जाएंगे? सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब ये क्या बला होती है, अभी बताते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है? एक ऐसा पॉइंट या ऐसा सेंटर जिससे डायगनली अगर आप मूव करो, तो आपको सेम मॉलिक्यूल मिले या सेम ग्रुप ऑफ कंपाउंड मिले। अभी समझाते हैं, एग्जांपल देखना, एग्जांपल से समझेंगे। चलो छोड़ो, इससे करते हैं। चलो ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सिमेट्रिकली है सारा। हाँ, ये देखो मेरा कोई कंपाउंड है इस तरीके का, यहाँ है CH3, मान लो यहाँ है H, यहाँ है H, और यहाँ लिख दिया मैंने CH3 फॉर एग्जांपल। अब देखो इसके सेंटर पे जाओ, ये रहा सर सेंटर। इस सेंटर से डायगनली जाएंगे अपन इस तरीके से। देखो इस सेंटर से इधर जाओ, ठीक है सर, इधर गया, और इधर जाओ भाई, डायगनली अपोजिट जा रहे हैं। दोनों जगह क्या कर रहे हैं सर? सेम आपको एटम मिल रहा है या सेम ग्रुप ऑफ कंपाउंड मिल रहे हैं, ठीक है सर। दूसरी तरफ जाओ, कुछ इस तरफ जाओ, देखो इधर जाओ, या फिर इधर जाओ। इधर देखो येलो वाले में भी अगर दोनों तरफ जा रहे हो तो क्या मिल रहा है? सेम कंपाउंड मिल रहा है। तो ये जो है मेरा, ये क्या कहलाता है? ये पॉइंट या ये कार्बन क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल सर। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हो गया कि डायगनली अपोजिट अगर मूव करेंगे तो सेम क्या मिले? ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल मिले, तो वो क्या होगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। एक और एग्जांपल कराएं? बिल्कुल सर, देखो बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो मैंने ये लिखा,
देखो यहाँ लिखा H H OH OH, यहाँ C2H5 और यहाँ लिख दिया C2H5। अब देखो ये कार्बन, अगर यहाँ मैं इधर जाऊं, इधर देखो इस वाले कार्बन पे देखूं, इधर देखो, इधर एक तो ये क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि दोनों तरफ क्या है सेम, मेरे को एक जैसे वो मिल गए, क्या मिल गए, एक जैसे स्ट्रक्चर मिल गए। देखो ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है सर, और ये वाला स्ट्रक्चर ब्लैक और येलो और ग्रीन वाला दोनों एग्जैक्ट सेम है इस डॉट 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 वाले प्लेन के अकॉर्डिंग, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है सर। और अगर यहां देखो, इस पॉइंट पर देखूं, तो क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है? इस पॉइंट पे देखो, देखो इधर दोनों सिमेट्रिकल है ना, तो इस सेंटर पे दोनों क्या है सिमेट्रिकल भी है, तो क्या है सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। तो ये क्या होगा, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है सर और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होते ही पहले क्या बोल दोगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब बैक टू अवर कंसेप्ट, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर अपन ने देखी, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, अगर पहले चेक करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, अगर है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, नहीं है तो वी विल मूव टू सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, मान लो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो क्या होगा, तो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मतलब सर कब ऑप्टिकल एक्टिव होगा, रुको समझाता हूं। तो ऑप्टिकल एक्टिव कब होगा, जब प्लेन ऑफ सिमेट्री भी ना हो और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी ना हो। सिर्फ ऐसा ही एक केस होता है जिस केस में मेरा जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो सिर्फ इस केस में, सिर्फ इस केस के अंदर मेरा मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है बच्चों। क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब जब प्लेन ऑफ सिमेट्री भी ना हो और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी ना हो, तो क्या कहलाएगा मेरा मॉलिक्यूल, ऑप्टिकली एक्टिव। अदरवाइज इसके अलावा हमेशा अदरवाइज क्या होगा, हमेशा सर होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। सिर्फ एक केस होगा जब ऑप्टिकल एक्टिव होगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री भी ना हो और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी ना हो। अगर ये दोनों नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव, अन्यथा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है बच्चों? कोई भी डाउट है तो बताइएगा, ठीक है? कोई भी डाउट है तो प्लीज रेज योर डाउट, आप कमेंट करके डाउट बता सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल कराता हूं, जैसे एक एग्जांपल कराता हूं, देखो ये मैं एक एग्जांपल है, यहां ले लिया मान लो CH3, ठीक है, यहां ले लिया H, यहां ले लिया OH और यहां ले लिया मान लो मैंने C2H5 या CH2CH3, ठीक है सर, ओके सर। अब इसमें देखो सबसे पहले चेक करो कायरल कार्बन, भाई यहाँ कायरल कार्बन है या नहीं, ये तो कायरल कार्बन है, ये कायरल है। अब चेक करो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है कहीं भी? नहीं सर, कहीं नहीं दिख रही, तो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो POS। क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री कहीं दिख रही है? चेक करो, अगर ये इसके इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, तो नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर दोनों चीज नहीं है तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा बच्चा पार्टी, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। चेक कर लेंगे हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री से, ठीक है बच्चों? अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कंसेप्ट, इनएंशोमर्स। इनएंशोमर्स क्या होते हैं? इनएंशोमर्स होते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को बोलते हैं अपन इनएंशोमर्स। सर कोई एग्जांपल कराइए। जैसे मान लो ये है, मान लो मैंने ले लिया CH3 यहाँ पर, यहाँ ले लिया OH, यहाँ ले लिया H, ठीक है, और यहाँ ले लिया मान लो Cl क्लोरीन। अब इसका अगर मैं मिरर इमेज बनाऊँ, इसके अलावा मान लो मिरर इमेज बनाऊँ, तो देखो कैसी मिरर इमेज बनेगी, सब बच्चे देखना। यहाँ बनेगी CH3, यहाँ Cl, बिल्कुल OH यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ H आ जाएगा। अब क्या मैं इन दोनों को देखूँ, अगर मैं इसको उठाऊँ और इसके ऊपर रखना चाहूँ, तो देखना OH अगर मैं येलो बोल, OH को येलो इंसर्किल कर दूँ, तो क्या OH वाला येलो H वाले येलो पर सुपर इम्पोज होगा? तो ये क्या एक्चुअल में सुपर इम्पोज हो पाया? नहीं हो पाया। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाते हैं, इनएंशोमर्स। A एंड B आर इनएंशोमर्स, ठीक है। ये 1 और इसको 2 बोल दूं अगर, तो 1 एंड 2 आर इनएंशोमर्स। तो मैं ये लिख सकता हूं ना कि सर 1 एंड 2 क्या होते हैं, इनएंशोमर्स। आपस में क्या है, दे आर इनएंशोमर्स, ठीक है। अब देखो क्या 1 जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है? बिल्कुल सर, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है और सेंटर और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो 1 तो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है।
ठीक है। और 2 क्या है सर, ये 2 देखो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ना प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल सर, तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है। तो सेकंड वाला भी मेरा क्या है बच्चों, फर्स्ट वाला भी ऑप्टिकल एक्टिव है और सेकंड वाला भी ऑप्टिकल एक्टिव है। बट 1 और 2 का अगर आप मिक्सचर बनाओगे, 1 और 2 को अगर मिक्स करके कोई मिक्सचर बनाओगे, उसे क्या बोलते हैं अपन, रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, सर 1 और 2 के मिक्सचर को बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर आपने पढ़ा होगा ये SN1 और SN2 वाले में, रेसिमिक मिक्सचर। और ये जो रेसिमिक मिक्सचर होता है ये क्या होता है हमेशा, ये होता है सर ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या होता है बच्चा पार्टी, सर ये होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, नोट कर लो इसको, बढ़िया मस्त चीज है, बहुत काम की चीज है। ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो इनैंशियोमर्स के बारे में सब चीजें क्लियर हो गई। नॉन सुपर इम्पोजल मिरर इमेजेस होती है, इनके इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स होते हैं या इंडिविजुअल कंपाउंड्स तो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, बट उनका मिक्सचर जिसको अपन रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं सर ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसको ये 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इसको नोट कर लेना। अब नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन पड़ता है RS कॉन्फ़िगरेशन। कई बार क्या होता है मिरर इमेज पहचानी नहीं जाती, क्या मिरर इमेज है या नहीं है। तो मिरर इमेज से अगर मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ इनैंशियोमर्स वगैरह आइडेंटिकल कंपाउंड्स, तो क्या करूंगा, RS कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाऊंगा। R मतलब क्या होता है, रेक्टस। R मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, सर R मीन्स होता है रेक्टस, R को बोलते हैं रेक्टस, और S को बोलते हैं क्या, S को बोलते हैं अपन सिनिस्टर। R को बोलते हैं सर रेक्टस और इसको बोलते हैं सिनिस्टर। ठीक है, रेक्टस एक लैटिन वर्ड होता है, इसका मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्या होता है बच्चों, सर क्लॉकवाइज। और सिनिस्टर क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर इफ वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द मिरर इमेजेस देन वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट RS कॉन्फ़िगरेशन। कैसे अपन RS कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। आइए RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखते हैं। सबसे पहले एक मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखूंगा, उसको समझेंगे, उसके बाद फिर आप खुद करके ट्राई कीजिएगा, कोई डाउट आए तो पूछिएगा। ठीक है, अब देखो मैं RS कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, मान लो मैंने आपको एक कंपाउंड दे रहा हूँ, एक कायरल सेंटर वाला लेते हैं, पहले इजी लेते हैं फिर समझेंगे इसको। यहाँ पर मैंने ले लिया एक कायरल वाला, ठीक है, ऊपर लगा दो CH3, ऊपर लगा दो CH3, नीचे लगा दो C2H5, ठीक है सर, या CH2 CH3 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बेटर वही है जिससे आप CH2 CH3, ठीक है, लगा दिया। इसके राइट साइड में OH लिख दो, या H या OH लिख लेते हैं पहले, और इधर लिख लो H, ठीक है सर। इसको मान लो कंपाउंड 1, ये है कंपाउंड 1। अब देखना इसमें क्या करते हैं, CIP रूल लगता है। RS कॉन्फ़िगरेशन को जब भी नेमिंग करते हैं बच्चों, RS कॉन्फ़िगरेशन की जब भी नेमिंग करते हैं, या RS कॉन्फ़िगरेशन को जब अपन नॉमेनक्लेचर या कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, R है या S है कोई भी कंपाउंड, तो वही CIP वाला रूल लगाते हैं जो अभी अपन ने लगाया था एटॉमिक नंबर वाला। कहाँ लगाया था, देखो इधर RS कहाँ गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में लगाया था ना, कहाँ गया CIP रूल, सेम साइड वाला, देखो ये वाला हाई प्रायोरिटी वाला रेस्ट्रिक्टेड साइड पे, वैसा ही इधर भी लगाना है। कैसे, देखो अभी सिखाता है, ऐसे एज इट इज यहाँ भी लगाना है। देखो चेक करो, अब ये जो कार्बन होता है, इस कार्बन के अराउंड कितने हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो कायरल है, बिल्कुल कायरल है, पहला चेक कर लिया। उसके बाद क्या करो, इस कार्बन के अकाउंट एटॉमिक नंबर वाइज इसकी नंबरिंग करो। ऑक्सीजन का नंबरिंग 1 कर दो, एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इसका इसमें 1 होगा या इसमें 1 होगा, इसमें 1 हो गया। अब इसकी नंबरिंग देखो, इसकी 2 होगी ना, क्यों, क्योंकि ये कार्बन है, फिर इसके बाद भी कार्बन है, फिर इसकी 3 होगी ना, बिल्कुल, और ये होगी 4। अब 1 से 2 और 2 से 3 कैसे जाओगे भाई, 1 से 2 और 2 से 3 अगर मुझे मूव करना है तो मेरे पास एक ही उपाय है। कैसे, देखो सर, इस तरीके से जाओगे और 2 से 3 इस तरीके से आओगे, तो ये मूवमेंट कैसा हुआ सर, क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ। क्या हुआ सर, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए सर क्या यूज करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन अभी बताई थी मैंने सर, क्लॉकवाइज के लिए मूवमेंट अगर है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, R। क्या होगी, R, अभी बताई थी। बट R होती नहीं है इस केस में, क्यों, क्योंकि जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन को नेमिंग करते हो, फिर बोला क्लॉकवाइज, कैसे, एटॉमिक नंबर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे ही जाएंगे ना, 1 से 2, 2 से 3, तो ऐसे ही मूव करोगे, तो ये घड़ी के हिसाब से जा रहा है क्लॉकवाइज, तो सर क्लॉकवाइज तो R होना चाहिए, बट R नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि जब भी फिशर पोजीशन के अंदर आप RS कॉन्फ़िगरेशन करो तो हमेशा चेक करो कि 4th वाला जो आपका नंबरिंग है वो कहां आ रही है, वो कहां आ रही है, नोट करके लिख लो, नोट करके। अगर इफ 4th नंबरिंग, इफ फोर्थ नंबरिंग या नंबर 4 जो है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है, कहां आ रहा है, नंबर 4 इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, तो जो भी आपका आंसर आ रहा है
आप पहले आंसर निकाल लो, देखो आंसर निकालने के बाद नंबर 4 कहाँ है भाई, नंबर 4 कहाँ है, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही है ना, बिल्कुल। अगर नंबर 4 हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है तो जो आंसर है उसका उल्टा कर दो, क्या कर दो, उसका रिवर्स कर दो, मतलब आर का उल्टा क्या हो जाएगा सर, एस, एस कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी, इस फर्स्ट स्ट्रक्चर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, एस। आई होप क्लियर है, क्लियर नहीं है तो एक बार रिवाइंड करके सुन लीजिएगा या अगला एग्जांपल में समझ में आ जाएगा। क्लियर है, अब अगला एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल बिल्कुल देखो बहुत अच्छे से, जैसे मान लो मैंने फिर बना रहा हूँ आर एस, ये देखो, ये देखो बिल्कुल, देखिए चेक करो, इस केस में क्या लिया मैंने, इधर ले लिया OH, अलग ले लिया, सेकंड कंपाउंड ले लिया, मान लो सेकंड, यहाँ OH, यहाँ ले लिया क्या CH2CH3, यहाँ OH ले लिया, यहाँ CH2CH3 ले लिया, यहाँ H ले लिया, यहाँ CH3 ले लिया। ठीक है सर, अब पहला स्टेप CIP रूल के अकॉर्डिंग क्या करो, इसकी नंबरिंग, भाई 1 नंबर किसको आएगा, ऑक्सीजन वाले को 1 नंबर जाएगा या नहीं जाएगा, चेक करो, बिल्कुल 1 नंबर चलेगा। 2 नंबर किसको जाएगा सर, 2 नंबर इसको जाएगा। 3 नंबर किसको जाएगा सर, 3 नंबर इसको। 4 नंबर किसको जाएगा सर, 4 नंबर इसको। अब इसमें मूव कैसे करें, देखो 1 से 2 और 2 से 3, फिर 3 से 4 जाओगे तो 1 से 2, 2 से 3 यूं तो जा नहीं सकते क्योंकि 3 आ गया, अरे गलत हो गया। अब 1 से 2, 2 से 3 क्या ऐसे जाओगे या नहीं जाओगे, चेक करो, बिल्कुल। तो ये क्या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, बिल्कुल सर। अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है आपका, तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाई थी मैंने आपको, लिख दो पहले, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाई थी सर, एस। इसका क्या एस आंसर है। अब एस फाइनल आंसर है या नहीं ये चेक करने के लिए 4th नंबर की पोजीशन देख लो, हॉरिजॉन्टल पे है 4th या वर्टिकल पे, अरे वाह वर्टिकल पे है तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, एस हो जाएगा। क्लियर है, डायरेक्ट एस। तो फर्स्ट का भी एस कॉन्फ़िगरेशन आ गई, सेकंड की भी एस कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अगर दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, इसका मतलब फर्स्ट भी एस आ गया, एस कॉन्फ़िगरेशन आ गया, सेकंड भी क्या हो गया सर, एस कॉन्फ़िगरेशन आ गया। दोनों अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं आर और एस में, तो इनको क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, आइडेंटिकल। अगर आपका आंसर ऐसे आता, एक एस आता एक और, अगर एक एस आता एक आर आता, या एक आर आता या एक एस आता, इस तरीके का आंसर होता, तो वो आपस में क्या होते बच्चों, इनएंशोमर्स। क्या होते, इनएंशोमर्स। क्लियर है, आई थिंक क्लियर है। अगर दोनों सेम होता है कॉन्फ़िगरेशन तो आइडेंटिकल, एक आर एक एस या एक एस एक आर होता है तो इनएंशोमर्स। इसको नोट कर लो, बहुत शानदार चीज है, आई होप आपके बहुत काम की चीज है ये। ठीक है, ये है सिंगल वाले के केस में। ओके, अब नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन अपन पढ़ते हैं डीएल कॉन्फ़िगरेशन। डीएल कॉन्फ़िगरेशन आप किस चीज के लिए पढ़ते हो, देखो ये पढ़ते हैं अपन डीएल कॉन्फ़िगरेशन कार्बोहाइड्रेट्स, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ चुके हो ये, कार्बोहाइड्रेट्स, और दूसरा आप पढ़ते हो इसको अमीनो एसिड के केस में। भाई कार्बोहाइड्रेट्स में और अमीनो एसिड्स में डी और एल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अब ये एक चीज और बता रहा हूं, ये डी और ये एल जो है ये कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं, यहां हमेशा लिखता हूं मैं जब भी पढ़ाता हूं। बट ये स्मॉल डी और स्मॉल एल ये रोटेशन बताते हैं, ये राइट और लेफ्ट प्लस और माइनस बताते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं। ये क्या होता है, ऑप्टिकल रोटेशन के लिए काम आता है। दोनों अलग अलग होते हैं बच्चे, ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों बराबर नहीं है, ये नोट कर लेना, ये दोनों अलग अलग चीज है, बहुत ध्यान से चीज समझना। ठीक है, तो अब डीएल कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, देखो कार्बोहाइड्रेट के केस में समझते हैं पहले। मान लो कोई कार्बोहाइड्रेट ले लो, ये ले लिया कार्बोहाइड्रेट, यहाँ ले लिया। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के केस में एक चीज याद रखना कि वर्टिकल लाइन पे ही सारे कार्बन होने चाहिए। क्या सर, वर्टिकल लाइन पे ही सारे कार्बन होते हैं, 1 2 कार्बन, यहाँ CH2OH होता है, ठीक है, OH, ठीक है, वर्टिकल लाइन पे होनी चाहिए। और जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, CHO, वो हमेशा टॉप पे होना चाहिए, वो हमेशा क्या होना चाहिए, टॉप पे। अब देखो इसकी डीएल कॉन्फ़िगरेशन, कार्बोहाइड्रेट्स की डीएल कॉन्फ़िगरेशन किसके रिस्पेक्ट में होती है, OH के रिस्पेक्ट में। अगर OH राइट में है, अगर OH राइट में है तो क्या होगा, कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्या होता है, कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन। इफ OH अगर लेफ्ट में होता, क्या होता, लेफ्ट में होता तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होती, एल वाली, लेफ्ट वाली, एल, डीएल में एल। OH की पोजीशन देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, अगर OH राइट में है तो डी, OH लेफ्ट में है तो एल। इसको नोट कर लो, बहुत शानदार चीज है। ठीक है, क्या पॉइंट याद रखना है, CHO टॉप पर होना चाहिए, कार्बन जो होते हैं वर्टिकल लाइन पे होने चाहिए। क्लियर है, इसको नोट कर लो, बहुत शानदार चीज है। ठीक है, नोट कर लो इसको, बहुत शानदार चीज है। ठीक है, एक एग्जांपल कर ले अमीनो एसिड का। अब अमीनो एसिड में अमाइन की पोजीशन देखते हैं। अमीनो एसिड में क्या देखते हैं सर, अमाइन की पोजीशन देखना बहुत ध्यान से। जैसे मान लो ये ले लिया अमीनो एसिड में, अल्फा अमीनो एसिड ले लो, बेसिक वाला, ठीक है, बिल्कुल। इस केस के अंदर देखो अमाइन की पोजीशन चेक करो भाई, अमाइन की पोजीशन क्या आ रही है बच्चों, सर अमाइन की पोजीशन आ रही है ये रही अमाइन,
कहाँ है NH2? राइट में। कहाँ है? राइट में। राइट में है तो क्या होगी? डी कॉन्फ़िगरेशन। अरे आर मत लिखो, कंफ्यूज ना हो जाओ तुम लोग। आर मतलब राइट लिख रहा हूँ मैं, राइट में है। अगर राइट में है तो कॉन्फ़िगर, अगर NH2 अगर राइट में है, अमीनो अगर राइट में है तो कॉन्फ़िगरेशन डी कॉन्फ़िगरेशन। अगर यही लेफ्ट में होता, यही अगर लेफ्ट में होता तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होती? एल कॉन्फ़िगरेशन। इसी को मैं अगर NH2 को यहाँ खिसका दूँ तो। क्लियर है बच्चों? इसको नोट कर लो, बहुत शानदार चीज़ है। ठीक है, एक और पॉइंट लिख सकते हो आप चाहो तो, डी और एल, डी एंड एल आर इनैंशोमर्स। डी और एल आपस में एक दूसरे की क्या होती है? मिरर इमेज होती है। इसको भी नोट कर लेना। डी एल एल आपस में क्या होती है? एक दूसरे की मिरर इमेज होती है। क्लियर है? ओके सर। नेक्स्ट बात करते हैं, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स काउंट करते हैं। स्ट्रक्चर किया ना, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स दो केसेस के अंदर अपन काउंट करते हैं जनरली। पहले अपन काउंट करते हैं अनसिमेट्रिकल के केस में। पहला फॉर अनसिमेट्रिकल, मतलब जो सिमेट्रिकल नहीं है ना, फॉर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, अनसिमेट्रिकल, ठीक है, कंपाउंड या मॉलिक्यूल, उस केस के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है बच्चों? टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n, 2 की पावर n। नोट कर लो, 2 की पावर n, वेयर n क्या होता है? नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। क्या होता है? नंबर ऑफ कायरल सेंटर निकालना सिखा चुका हूं, नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। ठीक है, बिल्कुल सर। कोई भी डाउट है? नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। अब ये तो सर सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल के लिए। अगर ऑप्टिकल आइसोमर सर निकालना है फॉर सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल के लिए तो आपने बता दिया। अगर सिमेट्रिकल है एटम, सिमेट्रिकल है कोई कंपाउंड, जैसे अभी बताया था, इतने सारे सिमेट्रिकल किए थे ना, जैसे मान लो इस तरीके से CH3 CH3 OH OH H H, ये सिमेट्रिकल है ना। इसके लिए अगर मेरे को निकालना है नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? बहुत ध्यान से देखना। इसकी केस में टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स पे। अगर नंबर ऑफ कायरल सेंटर इवन है तो होता है 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। ये क्या होता है? इफ n मेरा क्या है? इवन है। n क्या है? इवन। जैसे इस केस में n क्या है? इवन, 2 है ना, n इवन 2। इस केस में कितना आ जाएगा? अब n की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस केस के अंदर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी सर 2। अब p क्या भला होती है? p क्या होता है सर? n/2 होता है। क्या होता है p? n/2। या n की वैल्यू क्या है? 2, तो p निकाल लो, n इक्वल्स टू p इक्वल्स टू क्या हो गया? 2/2, दैट इज 1। तो इस केस के अंदर टोटल आइसोमर कितने हो जाएंगे ऑप्टिकल? 2 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 1, तो कितना हो जाएगा? चेक करो, 4 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? चेक करो भाई। 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर 2 की पावर 1-1, तो कितना हो गया? 2 + 1 3। अरे 1-1 होगा ना, अरे p-1 होगा तो 1-1 0, तो 2 की पावर 0 1 हो गया, और 2 की पावर 1 2 हो गया, तो 2 + 1 3। तो इस केस में ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो गए? 3 हो गए। नोट कर लीजिए। ठीक है, ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ आइसोमर इफ n इज इवन। अगर n ऑड होता है, यहां लिख लो, इफ n अगर मेरा ऑड है, अगर n क्या है बच्चा पार्टी? ऑड है, तो फॉर्मूला हो जाएगा सिर्फ 2 की पावर p डायरेक्ट। क्या हो जाएगा? 2 की पावर p। अब n अगर ऑड है तो p भी बदल जाएगा, p क्या हो जाएगा? n-1 हो जाएगा। p क्या हो जाएगा? n-1। इसको नोट कर लो। 2 फॉर्मूले हैं टोटल ऑप्टिकल आइसोमर निकालने के लिए, एक तो ये आ गया और सर एक ये आ गया। नोट कर लो, दोनों बहुत शानदार फॉर्मूले। अच्छे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जब बताऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, एक और क्वेश्चन आता है जनरली, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। अगर स्टीरियो आइसोमर निकालना है तो इसमें एक ही फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं सिमेट्रिकल के लिए। बेसिकली सिमेट्रिकल के लिए क्या पढ़ते हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला 2 की पावर n होता है। क्या होता है बच्चों? 2 की पावर n। अब सर ये क्या चीज है? यहाँ n क्या कायरल सेंटर है? नहीं, n बेसिकली यहाँ 2 चीज होती है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर प्लस, एक तो नंबर ऑफ कायरल सेंटर प्लस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। कितने डबल बॉन्ड है? नंबर डबल बॉन्ड या नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हैविंग, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हैविंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या एग्जिबिटिंग GI, एग्जिबिटिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अभी इसका मतलब समझाऊंगा, जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो रहा हो। ठीक है भाई, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जिसमें GI हो रहा है, एग्जाम्पल करके बताएंगे अभी। देखो, जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, 1 2 3 4, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन,
फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहां पर लगा दो कोई NH2 ग्रुप लगा दो मान लो। अब इस केस में बताओ, अगर मैं पूछूं टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं इस केस में पूछूं टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, टोटल आइसोमर्स या टोटल स्टीरियो आइसोमर, टोटल स्टीरियो आइसोमर है ना, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, तो कैसे निकालोगे टोटल स्टीरियो आइसोमर? अभी मैंने बताया था क्या होता है फॉर्मूला, 2 की पावर n। n निकालना ही तो असली काम है सर। n क्या है? नंबर ऑफ कायरल कार्बन प्लस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड पोजेसिंग Gi। अब देखो डबल बॉन्ड कहां है सर? एक तो ये रहा। अब इस पे चेक करना है क्या Gi हो रहा है। कैसे चेक करेंगे सर? अभी बताया था, इस कार्बन पे क्या है, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ है और एक इथाइल ग्रुप है, दोनों अलग अलग है, तो इस कार्बन की वजह से Gi होगा। इधर देखो इस कार्बन पे एक ये पूरा अजीब सा ग्रुप है, बड़ा सारा और एक H है, तो दोनों पे होगा, तो ये Gi हो रहा है इस डबल कार्बन, बिल्कुल। और कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं। तो कितने डबल बॉन्ड है जहां ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो रहा है? एक, सिर्फ एक ऐसा डबल बॉन्ड है ना जहां Gi हो रहा है, बिल्कुल। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? देखो कायरल कार्बन काउंट करो पहले भाई, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जिसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो रहा है वो तो 1 हो गया। अब काउंट करो कायरल कार्बन। कायरल कार्बन कहां है? देखो क्या ये कायरल कार्बन है? नहीं। क्या ये है? नहीं। ये चेक करो, ये भी नहीं है। ये चेक करो इधर वाला, देखो 1 2 3 और यहां पर H है, हाँ बिल्कुल, चारों ग्रुप अलग है, तो एक कायरल कार्बन हो गया 1। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 2। n की वैल्यू 2 हो गई, तो यहां पे डालोगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स कितने हो गए? स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4। इस तरीके से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इस तरीके से, नोट करना इसको। बहुत शानदार है, बहुत शानदार कंसेप्ट है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स का। कोई भी डाउट है तो बताइएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स क्लियर है? ठीक है, चलो तो ये अपन ने फटाफट खत्म किया अपना सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। 1 घंटे 20 मिनट का ये सेशन है, इससे फास्ट मैं आपको आइसोमेरिज्म नहीं कंप्लीट करा सकता। आई होप इसमें ऑलमोस्ट जो आपके नीट के सिलेबस का है, ट्रस्ट मी सारा आइसोमर कंप्लीट है। कुछ एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपन संडे को करेंगे, जिससे आपके सारे डाउट्स जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपका सेशन, आज का सेशन आप सभी बच्चों को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो बच्चों एक लाइक जरूर कीजिएगा आपके टीचर के लिए, आपके एबी सर के लिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज फॉलो SSP सर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सचिन सर फिजिक्स चैनल। इसी चैनल पे मैं और सचिन सर प्रचंड 2.0 लाए थे। हम लोग एक पेड बैच भी लाए जिसमें काफी बच्चे फायदा उठा रहे हैं उसका। आप भी चाहें तो आप भी क्लास 24 ऐप डाउनलोड करके फायदा उठा सकते हैं। और अगर आप भाई नहीं, आप मॉनिटरी कारण से नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। ये देखो संडे को 8 बजे उन सब बच्चों के लिए एक फ्री लाइव टेस्ट ला रहे हैं हम क्लास 24 ऐप पे, या साइट पे भी आप जाके नीट का पूरा फ्री टेस्ट दे सकते हो। आप सब बच्चों के लिए फ्री है ये। प्लीज ये टेस्ट दीजिए बच्चों, अपने आप को इवेल्युएट कीजिए। कोई भी डाउट आए तो बताइए, टेस्ट जरूर दीजिएगा 8 बजे। कितने? 8 AM। 8 AM अपन क्लास 8 AM है ये, 8 AM संडे, ठीक है, यानी कि परसों 8 AM ये टेस्ट रहने वाला है। ये टेस्ट जरूर दीजिएगा, बहुत फायदा होगा आपको इस टेस्ट से। और कोई भी डाउट होगा तो ये आपके लिए आपके एबी सर का या एबी भैया का चैनल है ही, केमिस्ट्री मंत्रा विद अभिषेक। आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और कोई भी डाउट होता है, बच्चों से PDF होती है, मैं इस चैनल पे शेयर करता ही हूँ। तो अभी जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना चालू किया है, ये आप बच्चों के लिए ही ये प्लेटफॉर्म समर्पित है। तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नहीं किया हो तो। पर सचिन सर का चैनल तो अपना है ही, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक करिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा हो आइसोमर का। ऐसे और सेशन के लिए बने रहिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करो बच्चों।